हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार, चुन ले तू नई सरकार, वोट करेगा बिहार। हाजी नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप ब्राह्मण। वोट करेगा बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे चुने सूबे में वो सरकार जिनके नेतृत्व में आगे बढ़ सके बिहार, ये बताना ही वोट करेगा बिहार का असली मकसद है। आज हम हैं किशनगंज संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी किशनगंज और कोछा दमन के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। आज इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की हकीकत को जानने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं द वीक के सीनियर जर्नलिस्ट मुकेश रंजन, जिन्हें बिहार के चुनावी हालात की पल पल की खबर है। मुकेश जी, किशनगंज आ पहुंचे हम। अगर किशनगंज की पहली चुनावी तस्वीर की बात करें तो वो तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है, और इस बात के मद्देनजर कि यहाँ मुस्लिम वोटों का बहुत दबदबा है, तकरीबन 67% मुस्लिम वोट हैं यहाँ पर। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे अभी तक तो यही रहा है कि राजद और जदयू के पक्ष में गया है, और ये सीट राजद जदयू के बाद में कांग्रेस के पास भी गया। भाजपा लोकसभा में एक बार जीती हुई है जब शहनवाज हुसैन यहाँ थे, उसके बाद से शहनवाज हुसैन हार भी गए दूसरी बार वाले चुनाव 2004 के चुनाव में। तो देखिए, भाजपा के लिए यहाँ बहुत कुछ तो है नहीं, पर इस बार एक कोशिश की गई है कि त्रिकोणीय मुकाबला बनाया जाए। भाजपा ने फिर से स्वीटी सिंह पर अपना दांव लगाया है, तो आपको लगता है भाजपा के लिए बहुत संभावनाओं से भरी सीट है ये? यदि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, जो भाजपा का कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन के तहत ही इन्होंने ओवैसी को बेसिकली इनवाइट तो नहीं कह सकते हैं हम, लेकिन जो मीडिया में खबरें छपी हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ओवैसी जी की पार्टी जो एंटर की है वो सीमांचल के लिए ही एंटर की है, और भाजपा सोच रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए तो ओवैसी से कई भाजपा के सीनियर नेताओं की मुलाकातों का जिक्र आता रहा, और यह भी जिक्र आता रहा कि ओवैसी किस तरह भाजपा की शह पे काम कर रहे हैं। यहाँ ओवैसी जी सबसे ज्यादा मुखालफत करते हैं तो वो भाजपा की करते हैं, पर सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचेगा तो वो भाजपा को पहुंचेगा। मुकेश रंजन से हमारी बातें आगे भी जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज सियासी नेपथ्य की चुपाहटों से चुनावी चटखारे में। प्रधानमंत्री की बिहार की रैलियों को लेकर बिहार पुलिस और एसपीजी में निरंतर टकराव की स्थिति बनी हुई है। बिहार पुलिस का तर्क है कि आखिरी वक्त पर एसपीजी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सूचना देती है। कभी कभी तो प्रोग्राम ऐन वक्त बदल भी जाता है, जिससे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने में खासी मुश्किलें आती है। वहीं भाजपा बिहार चुनाव में मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां कराना चाहती है। 8-9 अक्टूबर को मोदी की मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, नवादा, सासाराम और अरवल में बिहार पुलिस को ऐसी ही कुछ मुश्किलों से रूबरू होना पड़ा है। सूत्र बताते हैं कि बिहार पुलिस ने इस बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय से गुहार लगाई है। चुनावी चटखारे के बाद हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की ओर। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र सीमांचल का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का केंद्र और एक जिला होने के बावजूद यहां की तस्वीर काफी फीकी लगती है। नगरवासी विकास की बात को पूरी तरह खारिज तो नहीं करते, लेकिन जनप्रतिनिधि पर अनियमितता और संवादहीनता का आरोप लगाते हैं। शहर के विकास के कामों में प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का जबरदस्त अभाव दिखता है। जैसे सड़क और नाले बने तो हैं, लेकिन रख रखाव के नाम पर कुछ भी नहीं। अस्पताल काफी बड़ा है, लेकिन डॉक्टरों की कमी बनी रहती है। मरीजों को दवाएं नहीं मिल पाती। शहर से सटे इलाके तो विकास की पहुंच से बहुत ही दूर लगते हैं। यहां सड़क और नालों की तो बात ही बेमानी है। कई इलाकों में बिजली अब तक नहीं पहुंच पाई है। इन इलाकों में ज्यादातर मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं। इनके वोट से बेशक नेता विधानसभा और लोकसभा का रास्ता तय करते रहे हों, लेकिन जनता विकास के पहले पायदान तक भी नहीं पहुंच पाई है।
जानकार बताते हैं कि क्षेत्र की राजनीति सरोकार के बजाय जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसका खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ता है। यहां के चुनावी रण में राजद और भाजपा अब तक आमने सामने रही है, लेकिन साल 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एंट्री मारी। कांग्रेस के डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने भाजपा की स्वीटी सिंह को पराजित किया। मुकेश जी, इस बार जो किशनगंज का चुनावी मैदान है निहायत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कांग्रेस भी अक्सर लड़ाई में रही है यहाँ, और राजद और जदयू का भी एक तरह से यहाँ वोट बैंक काफी रहा है, और ये तीनों दल साथ हैं इस दफे। तो भाजपा के लिए कितनी महती चुनौती उछाल रहे हैं? ऐसा है कि त्रिकोणीय हुआ तो त्रिकोणीय हालात में भाजपा को एडवांटेज मिल सकता है, पर त्रिकोणीय होगा कि नहीं होगा ये मुझे भी डाउट है, क्योंकि जो सामाजिक समीकरण है और जो जमीन से जुड़े मुसलमान हैं वहाँ के वो एमआईएम को सीरियसली ले नहीं रहे हैं। और यदि उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ भी नहीं था, एमआईएम के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फिर भी वो महाराष्ट्र में 3 सीट जीत गए, 2 सीट जीत गए, या यूपी में वो इंपैक्ट कर जाएंगे। मैं अग्री करने को तैयार हूं कि ये महाराष्ट्र में और यूपी में कुछ इंपैक्ट करेंगे, पर बिहार का मुसलमान इन 2 प्रदेशों के मुसलमान से थोड़ा अलग है। किशनगंज का जो चुनावी इतिहास है ये इस बात का गवाह रहा है कि जब भी यहाँ वोट हुए हैं तो वो संप्रदाय के आधार पर, मतलब वोटों का ध्रुवीकरण हमेशा होता रहा है। ध्रुवीकरण का बात करें तो जहां मुसलमानों की संख्या 22% 25% है, वहां ध्रुवीकरण की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि वो ध्रुवीकरण का फायदा उठाते हैं लोग, और वो ध्रुवीकरण से जात पात में बटी हिंदू वोट, और जहां 70% आबादी हो उनकी उनके वहां ध्रुवीकरण की जरूरत कहां है? उनकी तरफ से तो मुझे ध्रुवीकरण की जरूरत नहीं महसूस होती है। जो महागठबंधन ने जो उम्मीदवार दिया है यहाँ मोहम्मद जावेद को मैदान में उतारा है, जो पिछली बार यहाँ से कांग्रेस की टिकट पर विजयी रहे थे, तो क्या आप एडवांटेज लगता है आपको महागठबंधन के लिए, या एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ उनके खिलाफ जा सकता है? ये एंटी इनकम्बेंसी वाली बात तो है नहीं। एंटी इनकम्बेंसी तब होती है कि जैसे डेवलपमेंट हो गया है या थोड़ा बहुत उसमें कमी आ गई। यहां कोई डेवलपमेंट है ही नहीं है। जब डेवलपमेंट है ही नहीं है तो वो उम्मीद तो टीवी देखकर होता है ना लोगों तो इस दफे जैसे कयास लग रहे हैं कि किशनगंज का जो चुनावी घमासान है बहुत दिलचस्प रहने वाला है। हम मुकेश जी से अपनी बातें आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटकर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी महासमर को एक दीगर नजरिए से देखने दिखाने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। इसके पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, एक नजर डालते हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर और जानते हैं किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी का कैसा रहा था प्रदर्शन। किशनगंज से बीजेपी के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को 63,552 वोट मिले, तो कांग्रेस के मोहम्मद असरारुल हक को 84,488 वोट मिले। जेडीयू के अख्तरुल ईमान को 3,355 वोट, तो बीएसपी के मोहम्मद नौशाद को मात्र 2,163 वोट ही मिल पाए। देखिए, ये जो लोकसभा के आंकड़े हैं ये भी कहीं ना कहीं बताते हैं कि वोटों का ध्रुवीकरण बहुत तरीके से हुआ पिछले चुनाव में भी। वोटिंग पैटर्न जो हमारे माइनॉरिटी वोटर्स हैं उनका जग जाहिर है, तो इस हालात में इसमें ध्रुवीकरण करने से भी कोई फायदा होता नहीं है। वोट उसी पैटर्न पे होंगे जो आप पहले कह रहे थे। पर भाजपा हमेशा ऐसे प्रयास करती रही है। मसलन बगल की एक सीट आप अररिया ले लें तो भाजपा कई दफे वो सीट जीत चुकी है, जबकि वहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। वही तो, अब जैसे देखिए 30% 40% मुसलमान हो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसको हम ज़्यादा कहते हैं, तो 30-40% के पॉपुलेशन वाले मुस्लिम वोटर वाले असेंबली सेगमेंट में आप जब पोलराइज करते हैं तो उसका एडवांटेज मिलता है आपको, क्योंकि कास्ट टूट जाता है। फिर अगर एनसीपी की बात करें मुकेश जी, तो एनसीपी इस दफे महागठबंधन का हिस्सा नहीं हो पाई है बिहार में। तो ये कितनी बड़ी चुनौती है महागठबंधन के लिए, क्योंकि यहाँ किशनगंज में भी एनसीपी चुनौती देती दिख रही है, जेएमएम एक बड़ा प्लेयर बनकर उभरा है। तो ऐसे जो छोटे
छोटे छोटे मुश्किलें हैं महागठबंधन के समक्ष, क्या ये भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए है या पहुंचा सकते हैं भाजपा को? देखिए, यही इंटरेस्टिंग है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम वोटर्स वोट में स्प्लिट हुआ। एक या दो ऐसे तीन चार पार्टियां घुसी हुई हैं मुस्लिम वोट को स्प्लिट करने के लिए। एक या दो पार्टी भी उसमें सक्सीड कर गया तो वो एडवांटेज भाजपा चला जाएगा। तो भाजपा को जो प्राथमिक एडवांटेज है वो इस बात को लेकर भी है कि उसका जो कैंडिडेट हिंदू कैंडिडेट उसने उतारा यहां से और बाकी के सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो जो आप बार बार कह रहे हैं कि जो वोटों का बंटवारा है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों में दिख सकता है। वही मैं कह रहा हूं ना। और आपको एक बात बता दूं कि ये मुस्लिम कैंडिडेट और हिंदू कैंडिडेट की बात ही नहीं है, यहां पार्टियों का बात है। अब जैसे जेएमएम है तो जेएमएम से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब क्या एनसीपी इससे बहुत उम्मीद है। एनसीपी तोड़ सकती है कई सारे जगहों में, मोहल्ले को तोड़ सकती है वो। दूसरा आपका एमआईएम जो है, एमआईएम कोशिश यही कर रहा है जिसमें मुझे अभी देखना, बिकॉज एमआईएम का ये पहला चुनाव है बिहार में और जहां तक अभी तक सर्वविदित है कि बिहार का मुसलमान महाराष्ट्र और यूपी के मुसलमानों से अलग बिहेव करता है। लेकिन अगर आप बिहार के चुनाव को देखें तो ओवैसी ने बहुत सारा वक्त लगाया यहाँ बिहार में, कई बार होकर आए हैं, कई चुनावी सभाएं कर चुके हैं, तो उनकी तैयारी पूरी दिखती है बिहार के लिए। देखिए, ये चीज और डाउट को थोड़ा स्ट्रांग करता है कि कहीं ना कहीं से वो प्रोपेल हो रहे हैं। किशनगंज की आखिरी निर्णायक चुनावी तस्वीर की अगर बात करें तो स्प्लिट हुआ मुस्लिम वोटों का तो एडवांटेज भाजपा, स्प्लिट ना हुआ तो फिर गठबंधन का फायदा। हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है किशनगंज की जनता जनार्दन की राय जानने की। आइए वाकिफ होते हैं उनकी राय शुमारी से। नाली एक भी अच्छी नहीं है और सड़क जितनी भी है सब खराब है। जो आता है यहाँ वोट मांगने के लिए, ऐसा देंगे वैसा देंगे, घर देंगे, रोड देंगे, शिक्षा देंगे, लेकिन मिलता तो कुछ नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं, जब समय आता है तो वोट लेने आते हैं, जो मुझे वोट दो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन जनता को हर समय यहाँ धोखा देते आते हैं। विधायक का काम ठीक ठाक उतना नहीं है, मोटा मोटी कुछ दवाई मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। सफाई का समस्या बहुत खराब है और उसके लिए बहुत मनमानी कर रहा है इन लोग। न वार्ड कमिश्नर ध्यान दे रहा है, न और कोई ध्यान दे रहा है। 24 घंटा में हम लोगों को जैसे 11 घंटा 10 घंटा लाइट बिजली मिलती है। आधी आबादी जो रेल लाइन के उस पार जाना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो पूरे दिनचर्या में 4 से 5 घंटा हम लोगों का वहीं खत्म हो जाता है। जो भी नेता यहाँ जीतता है वो तुरंत अपना फायदा देखता है। जितना बेरोजगार को बोला था रोजगार देंगे, आज वो रोजगार नहीं दे रहा और जितना भी रेलवे के वैकेंसी है सब बंद हो चुकी है। वालदा पंचायत है, वो आज तक बिजली अभी तक नहीं पहुंचा है। मुखिया को भी बोले वो भी नहीं सुना, एमएलए को बोले वो भी नहीं सुना, एमपी को बोले वो भी नहीं सुना। नीतीश कुमार को चिट्ठी दिए थे, मेरा उतारा नहीं आया दोबारा। बिजली का जहाँ तक मैंने सवाल है, चाहे रोड का सवाल है, चाहे आपका सफाई का सफाई है, एकदम गंदगी रहता है। सिर्फ वो जाति उन्माद बनाते हैं और अपना वोट बैंक जुगाड़ कर एमएलए एमपी बन जाते हैं, दिल्ली और पटना जाकर सो जाते हैं। यहाँ की जनता रोए बिलखे, किसी को मतलब नहीं है। सारे कूड़े कचरे का ढेर मालूम पड़ता है। मध्यम वर्गीय जो समाज है वो आज भी दबाव के भीतर जी रहा है। बढ़िया कोई नौकरी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। साफ सफाई बहुत बोले, नौकरी कोई चांस नहीं है। जितना शौचालय है उसका दरवाजा पल्ला टूटा हुआ, जैसे कोई पेशेंट जाता है लेटरिन करने बड़ा मुश्किल से जाता है, पूरा खस्ता हालत है। ये सदर हॉस्पिटल तो लगता ही नहीं। भाजपा के साथ जब से इनका हुआ तब ये लूट पलायन, ये वो दिस दैट, आज रोड की भी हालत देखिए, जर्जर स्थिति, एक भी काम नहीं हुआ। वोट करेगा बिहार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब नजर डालेंगे कोछा दमन विधानसभा की तस्वीर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। वोट करेगा बिहार हाजी, वोट करेगा बिहार हाजी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2015 के बिहार चुनावी महासंग्राम को एक नई जुबान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा बिहार में। अब हम आ पहुंचे हैं कोछा दमन विधानसभा के चुनावी सफर पर। मुकेश जी, कोछा दमन पहली चुनावी तस्वीर। कमोवेश मुझे लग रहा है किशनगंज वाले ही हालात हैं और किशनगंज से थोड़ा बेटर कंडीशन में है महागठबंधन का यहाँ पे सिचुएशन। ओवैसी की पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं
अख्तरुल ईमान यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न है उनके लिए भी। देखिए, अब अख्तरुल साहब के प्रतिष्ठा का जहां तक सवाल है, नहीं, ओवैसी साहब की प्रतिष्ठा का सवाल है कि उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में कोई समझौता या अंदर से हाथ मिलाना कैसे हो सकता है? अख्तरुल साहब का एक रिकॉर्ड भी है ना, पीछे का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। वो राजद में भी रहे हैं, वो जदयू में भी रहे हैं, जदयू के कैंडिडेट होके वो कांग्रेस के कैंडिडेट के फेवर में बैठ भी गए हैं। तो उनका ये कहना था कि वो नहीं चाहते थे कि भाजपा को फायदा मिले, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। तो इस बार वो भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए खड़े रहेंगे और जोर जबरदस्त तरीके से खड़े रहेंगे। अब हम आपको सीधे लेकर चल रहे हैं कोछा दमन विधानसभा क्षेत्र की ओर और देखते हैं यहां की चुनावी तस्वीर। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाला कोछा दमन विधानसभा क्षेत्र सीमांचल का एक बेहद पिछड़ा ग्रामीण इलाका है। साल 2014 के उपचुनाव की वजह से पिछले 5 सालों में 2 विधायकों को यहां काम करने का मौका मिला। दोनों विधायकों के थोड़े बहुत काम की चर्चा है। यहां पंचायती राज व्यवस्था के तहत होने वाले काम भी रुके पड़े हैं, क्योंकि राज्य सरकार से मिली छूट की वजह से जनप्रतिनिधियों पर प्रशासन हावी है। केंद्र की योजनाएं भी फंड के अभाव में ठप पड़ी है। रोजगार के अभाव में लोग यहां से पलायन के लिए मजबूर हैं। भ्रष्टाचार के धन ने व्यवस्था को खोखला कर रखा है। कई इलाकों में सड़क निर्माण का काम तो शुरू ही नहीं हो पाया है या शुरू होकर ठप पड़ा है। इस ट्रांसफार्मर को देखिए जो कई महीनों से जला पड़ा है, लेकिन सिस्टम को दिखाई नहीं पड़ता। क्षेत्र में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। क्षेत्र की राजनीति में मुख्य तौर पर खींचतान राजद और जदयू के बीच रही है, लेकिन इधर कांग्रेस की धमक भी महसूस की जा सकती है। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में जदयू के मजाहिद आलम ने कांग्रेस के शादिक सामदानी को पराजित किया। मुकेश जी, कितना दिलचस्प होने वाला है चुनाव इस दफे? यहाँ इस बार के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि वो जो पूरा कुनबा है, तीनों अब साथ हैं। जो बार बार हारते और जीतते थे वो सब अब साथ आ गए हैं। जब ये तीनों साथ आ गए हैं और वोटों का बंटवारा इन्हीं तीनों के बीच होता था, तो इसमें अब ज़्यादा सोचने का नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ भाजपा के पास कुछ भी कहने और करने को है। और मुकेश जी, ये वो क्षेत्र है जहां भाजपा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। अब्दुल रहमान को टिकट दिया है मुजाहिद आलम के खिलाफ। भाजपा मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया तो मुसलमान कितना अट्रैक्ट होगा उस भाजपाई मुसलमान कैंडिडेट से, ये बहुत डाउटफुल है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएं, आइए एक नजर डालते हैं 2014 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में कोछा दमन विधानसभा सीट की तस्वीर पर। कोछा दमन से बीजेपी के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को 35,218 तो कांग्रेस के मोहम्मद असरारुल हक को 67,406 वोट मिले। जेडीयू के अख्तरुल ईमान को 14,791 तो बीएसपी के मोहम्मद नौशाद को मात्र 1,664 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मुकेश जी, क्या वजह है कि सीमांचल में इतनी गरीबी है, पिछड़ापन है, विकास कोसों दूर है, फिर भी विकास कोई बड़ा मुद्दा चुनाव में नहीं बन पाता? देखिए, वो मैं एक बात कहूंगा, विकास मुद्दा नहीं बनता है, ये कमोबेश पूरे बिहार की हालात यही है। जो मुस्लिम आबादी है उसको तमाम सियासी दल जो हैं अपने फायदे के लिए वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो करते हैं, पर उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनके हकों की बात, जो उनके मसाइल की बात है, वो नहीं हो पाती उस तरह। ये एक मुद्दा है और एक इशू है। और जहां तक वोटरों को ठगने की बात है, तो मुसलमान केवल बिहार में क्यों ठगा गया? मुसलमान तो पूरे देश में ठगा गया है। हमारी भी एक विडंबना देखिए, जब भी हम स्टूडियो में बात करते हैं, हम आप जैसे लोग, तो हमेशा मुस्लिम को एक वोटर की तरह ही ट्रीट करते हैं। बाकी जगह हम बात करते हैं फ्लोटिंग वोटर, नए वोटर, अलग किस्म के वोटर, पर जब भी मुस्लिम वोटरों का जिक्र आता है तो महज एक वोट बैंक की तरह हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम करते हैं, पर हम लोगों को झूठा साबित किया है पिछले लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने। और जो यूथ है, जो यंग है मुसलमान, वो लड़के और वो लड़कियां, अब उनको भी वो यूज होने को अब तैयार नहीं है। अगर कोछा दमन की आखिरी चुनावी तस्वीर की बात करें, रियल पॉलिटिक मुझे जो समझाता है, जो रियल पॉलिटिक है, उसके हिसाब से ये महागठबंधन के लिए एडवांटेज है।
हमारे चुनाव विशेषज्ञ मुकेश रंजन की राय से वाकिफ होने के बाद अब बारी है कोछा दमन के वोटरों की राय जानने की। आइए देखते हैं क्या है जनता जनार्दन की राय शुमारी। हम लोग का मेन प्रॉब्लम यहाँ कब्रिस्तान का है। यहाँ आज करीब 10 साल से हम लोग ये करते हैं, मगर अभी तक नहीं हुआ इसका काम। घेराव वोट लेने का काबिल रहता है, सब बाप चचा भाई बना करके वोट ले लेते हैं, उसके बाद उनका कोई पूछ नहीं रहता है। नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को के साथ छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, उस दिन से इस प्रदेश का जंगल राज है। न रोड बनाया, न पुलिया बनाया, न कुछ बनाया, न कब्रिस्तान बनाया। मैं विकास के लिए वोट डालने जा रहा हूँ। नाली हो, बिजली हो, पानी हो, इसकी समस्या है। बिजली नहीं मिल रहा है हम लोगों को, पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है, पेयजल शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है हम लोगों को। ये ट्रांसफार्मर हम लोग का जले हुए हैं। 3 बार विधायक जी को कहे हैं, अभी तक कोई बात नहीं बोला, बोले आ जाएगा आ जाएगा, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं दिया। विधायक का काम कहाँ, विधायक तो मुंह नहीं दिखा रहा है। यानी बिहार गवर्नमेंट ने काम तो एक सुई का फैक्ट्री भी नहीं किया है। हमारे गांव में एक पेयजल का सुविधा नहीं है। जितने विकास के नाम से चल रहा है ये स्वच्छ अभियान, शौचालय, मगर बन कहाँ रहा है, सब कागजी प्रक्रिया पूरा हो रहा है। पिछले 5 साल में हमारे यहाँ थोड़ा सा विकास हुआ था, लेकिन अभी तो वो सारा विकास बंद नजर आ रहा है। अब तक कोई हम लोग का कोई सरकार का कोई यहाँ प्रावधान नहीं है कि रोड एक बना दे। रोड नीचे सरकार बिहार जमीन पड़ो, यहाँ 10 कट्ठा पड़ो जमीन, मगर कोई देने वाला नीचे 1 लाख टका कट्ठा मांगो। शौचालय नहीं है, रोड नहीं है, रास्ता का दिक्कत बहुत है, शौचालय नहीं है, खुला मैदान में जाना रहता है। ये बीपीएल तो ये सब तो कर सकता है, ठीक है। विधायक जी यहाँ नहीं आया है। ये तो रोड आज जमा से पक्की नहीं हुआ है, कच्चे है अभी तक। नीतीश सरकार जी के कामकाज से हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को चौपट कर दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो लिखें या मेल करें, SMS करें या फोन करें। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त इसी चैनल पर, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप ब्राह्मण अपने साथी मुकेश रंजन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार। आज हम हैं पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में। आज के एपिसोड में हम यहां की 2 विधानसभा सीट यानी दानापुर और बिक्रम के चुनावी हालात पर चर्चा करेंगे। हीरा मोती चांद सूरज, अरे ये क्या मांगता है मुराद। हाँ, हीरा मोती चांद सूरज, ये क्या मांगता है मुराद। पहले अपनी किस्मत को संवार,